आप विधायक बनने का क्या पहले कोई सपना था? अगर मेरे पिता ये स्टेटमेंट दें कि मैं भी चंबल का पानी ला सकता था, हमारे पूर्व विधायक महोदय को चैलेंज करता हूँ कि वो सर्वे का एक कागज़ दिखा दे कि आप झूठ बोलो तो झूठ के भी पैर होते हैं। बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने आपके लिए वोट की अपील की, उन्होंने क्या ये बात तो उस तरफ राजनीतिक सुचिता की बात हो रही, फिर भीम में ये कंट्रोवर्सी क्यों? हरि सिंह जी और मैंने व्यक्तिगत तौर पे कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया कि वो कहते हैं कि नहीं अभी गुंडागर्दी बड़ी, पहले नहीं थी। आप देख लीजिए पहले कब कोबरा गैंग है, कब देवगढ़ में भी जो कांड हुआ था, पुजारी की हत्या हुई, उसमें भी आपका नाम उस पीड़ित परिवार की तरफ से भी लिया गया कि सांसद कभी आज तक नहीं बैठी कहीं सड़क पे नीचे, सिर्फ सुदर्शन सिंह को नीचा दिखाने के लिए सड़क पे बैठ गए। भीम में प्रधान है जा रहा है, उनके काम में अड़ंगा अड़ाया जा रहा है सुदर्शन जी की तरफ से। ये क्या जिले की परिस्थितियों में हरि सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनकी उम्र और तजुर्बे का अनुभव हमको मिलता है। आप पूर्व कलेक्टर की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या अभी मौजूदा को लेकर आते हैं? मौजूदा कलेक्टर के कार्य से मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ, उनको खुद को रिव्यू करना चाहिए। कांड में जैसे उनके जो कन्हैयालाल के बेटे को तत्काल नौकरी मिल गई थी, और एक तरह से देखें तो उससे भी जो भयानक स्थिति यही थी कि उन आतंकियों को पकड़ाया, पूरे देश के लिए गर्व की बात थी कि ऐसे वो मुख्यमंत्री जी का एक स्टेप था। पर जब इस मैटर में हुआ, मैं 100 बार बोल चुका हूँ, अरविंद पोसवाल यहाँ कलेक्टर होता तो 100% इनको लाइसेंस मिलता और घर जाके दे के आते। वो भारत का झंडा और भगवा झंडा, ये दो झंडे उठाने में जितना मेरे को गौरव महसूस हुआ, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी झंडे में आपको गौरव महसूस। सुरेंद्र सिंह जी तो मंत्री भी रहे हुए हैं, विधायक भी लगातार 30 सालों। सुरेंद्र सिंह जी के मन में जिस दिन होगी, जितने काम ले आएंगे उनके मन में नहीं होगी। या तो हाँ, फैमिली टूर तो मैं साल में एक बार कोशिश करता हूँ कि परिवार के साथ कहीं ना कहीं जाऊँ, पर वहाँ भी राजनीति में आने के बाद उतना न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। परिवार को, पिताजी को, बच्चों को कितना टाइम दे पाते हैं? रूटीन लाइफ। पुराने कार्यकर्ता हैं, उसमें कुछ नाराजगी है क्योंकि आपने नई फौज तैयार कर दी है। इन ऐतिहासिक काम में और पार्टी की मजबूती में क्या पिताजी से पुत्र आगे बढ़ गया? पार्टी अगर मौका देगी तो ऐतिहासिक विजय होगी। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही संगठन अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही हैं। हमने भी एक प्रयास शुरू किया है कि प्रत्येक विधानसभा में जाएं और विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं उनसे मिलें, या उनके जो विपरीत हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे मिलें, या नए दावेदार कोई हैं संभावित, उन दावेदारों से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में भीम विधानसभा में हैं आज, और हमारे साथ में हैं भीम के मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह जी रावत, जो कांग्रेस समर्थित हैं। जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों सब। आप विधायक बने, पहली बार विधायक थे। विधायक बनने का क्या पहले कोई सपना था राजनीति में आने का, या ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ? देखिए, राजनीतिक परिवार से हूँ। दादा मेजर फतेह सिंह जी ने 7 बार चुनाव लड़ा और पिता लक्ष्मण सिंह जी ने भी 7 बार चुनाव लड़ा। पार्टी की पॉलिसीज़ के चलते हुए युवा उम्मीदवारों को मौका देना था, इसलिए 2018 में मुझे मौका दिया गया। और निश्चित तौर पे पूरा परिवार समाज सेवा में और राजनीति में रहा है, तो रुचि तो निश्चित तौर पे रहती है। परंतु पार्टी का आदेश 2018 में हुआ, तब चुनाव लड़ने का अवसर मिला भीम देवगढ़ से। उससे पहले जैसे आप MBA किया और विदेश में भी आप बिजनेस वगैरह संभालते थे, तो अचानक आपकी जो एंट्री हुई राजनीति में, वो न तो पहले कहीं धरातल पे आप पहले एक्टिव रहे, तो वो एक कैसे? देखिए, पहले से तय था कि मेरे पिता लक्ष्मण सिंह जी को ही चुनाव लड़ना था, और कुछ नियम कायदे कानून कांग्रेस पार्टी में बने और लास्ट मिनट पे ये तय किया गया कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो उसी के तहत मुझे भी एक दिन पहले ही पता लगा, या समझिए मेरे लिए भी एक आश्चर्य ही था। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराए, और सर्वे कराने के बाद में उनके जो सर्वे में जिन लोगों के नाम आए, जो ऐसा लगा कि जो लोग उम्मीदवार चुनाव लड़ के पार्टी की सीट जीत खिला सकते हैं, तो उसी के तहत उस तरह के सर्वे के कारण मुझे मौका मिला। विधायक के तौर पर आपके क्या अनुभव रहे? देखिए, अनुभव खट्टे मीठे हैं, तो हम कह सकते हैं इतना आसान नहीं है। ये बहुत कठिन काम है। समाज सेवा, राजनीति बहुत मन लगा के करने का काम है। और अगर आप इसको पूरे संपूर्ण इलाके को अगर घूम करके काम करें, तो ये भीम और देवगढ़ सबसे टफेस्ट एरिया है राजस्थान के, वन ऑफ द टफेस्ट एरिया है। 150-200 किलोमीटर लंबा है। भौगोलिक दृष्टि से गांव ढाणियाँ सब पहाड़ियों पे है, और हर तरह की दुर्गम परिस्थितियां हमारे यहाँ पर है। और उन सब चीज़ों के बीच में इस काम को करना इतना आसान नहीं था।
और हमने पूरी कोशिश करी, 4.5 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत विधानसभा क्षेत्र का पिछले 15 साल में बहुत बुरी हालात कर दी थी। तो जब आपको कोई एक घर आपको ऐसा मिलता है जिसकी स्थिति बहुत बिगाड़ी हुई होती है तो उसको भी ठीक करने में मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि राजनीति में आने के बाद मुझे इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट वर्क है, इतना आसान नहीं है। जब आप ईमानदारी से मेहनत से काम करने की कोशिश करते हो, लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती है आपसे, उन अपेक्षाओं को आप कैसे फुलफ़िल कर पाते हो उसके लिए आपको डे एंड नाइट काम करना पड़ता है और तब जाके हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं मापदंड पे खरे उतरते हैं। फिर भी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह जाती हैं क्योंकि समय जो है 5 साल का कम दिखने लग जाता है। तो इससे पता लगता है कि भारत के आज़ाद होने के 75 साल बाद भी अभी विकास के काम पेंडिंग हैं। ये 4.5 साल अब तक का जो कार्यकाल आपका देखा जा रहा है और पिछली की तुलना भी कर रहे हैं, पिछले 15 साल, 20 साल, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है अभी, तो इसके लिए ऐसी हालात आप किसे जिम्मेदार मानते हैं कि पिछले नहीं हो पाए? देखिए, निश्चित तौर पे पहले विजन की कमी थी और क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखने से लगता है, जब स्कूल्स की हम देखते हैं कि स्कूल्स क्यों नहीं क्रमोन्नत हुई इतने सारे, एक साथ ही हमने 70-80 स्कूल क्रमोन्नत। जिम्मेदार पूर्व के जिन लोगों के पास में राज रहा, जिन लोगों ने 15-15 साल तक लगातार राज किया, 2 शासनकाल खुद की पार्टी की सत्ता की सरकारें देखी, उसके बाद भी काम नहीं, वो निश्चित तौर पे जिम्मेदार हैं। उससे पहले आपके पिताजी और दादाजी भी विधायक रहे। बिल्कुल रहे, पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने को सबके पास है। जैसे मेरे पिता लक्ष्मण सिंह जी के समय इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ तो मैं देखता हूँ कि दुनिया दूरस्थ स्थान भी इलेक्ट्रिफिकेशन हुए, कई एनीकट्स और बांध बने, कई बहुत इंपॉर्टेंट सड़कें बनी। पर इस 15 साल का जो बीच का टेन्योर है, इसको अगर ईमानदारी से असेसमेंट करें बिना किसी भेदभाव के, तो कई मामलों में हम पिछड़ गए। आप चंबल का ही एग्जाम्पल लीजिए, भीलवाड़ा में चंबल की योजना आ रही थी, हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो उस समय सोते रहे। अगर उस समय चंबल की योजना को हम यहाँ लेकर के आ जाते भीमदेवगढ़ में, शायद 200-250 करोड़ रुपए में काम हो जाता। वो बताते हैं कि सर्वे हमने ही करवा रखा तो 15 साल में सर्वे ही हो रहा था। तो अगर 15 साल में ही सर्वे हो रहा था तो मेरे ही आने का इंतजार कर रहे थे। मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हों, चाहे कांग्रेस के लीडर हों, जो अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में कहना चाहिए। और ये नहीं कि भाई ये काम तो हम भी करना चाहते थे, वो बहुत ख़राब रहेगा। अगर मेरे पिता ये स्टेटमेंट दें कि मैं भी चंबल का पानी ला सकता था, तो वो उनके पार्ट पे भी गलत होगा, क्योंकि उन्होंने उस समय उसको प्लान नहीं किया, उस समय की परिस्थितियाँ नहीं थी। उसके बाद जब सीपी जोशी जी ने ये विज़न लिया कि भाई चंबल का पानी मैं लेके आऊँगा भीलवाड़ा के लिए, तो 2000 कौन से साल में ये 12 के अंदर हो गया था एक तरह से सैंक्शन, और 12 से 18 तक का पूरा लंबा पीरियड हमारे पूर्व विधायक महोदय को कम लग रहा है। उसमें भी सर्वे ही हो रहा था। भीलवाड़ा में तो धरती पे लाइनें उतर रही थी और वो सर्वे में लगे हुए थे, पता नहीं कौन सी कंपनी से करा रहे थे। और अगर मैं तो ये उनको चैलेंज करता हूँ कि वो सर्वे का एक कागज़ दिखा दे। हमने तो 2020 में मुख्यमंत्री जी ने बजट में चंबल का सर्वे बोला, 19 में सर्वे बोला, 2020 के अंदर डीपीआर बनाने के लिए कहा और 2021 में 1300 करोड़ रुपए चंबल योजना की स्वीकृत किए। हमारे तो कागजों पे है। मेरा ओपन चैलेंज है कि आप झूठ बोलो तो झूठ के भी पैर होते हैं। मैंने सर्वे करा दिया, आपने क्या घर की टीम भेज के सर्वे कराया था क्या? वो तो चंबल नाम नहीं लिया उन्होंने। एक भाषण उनका बता दें पूरे 15 साल के टेन्योर में, जिसमें उन्होंने कहा हो कि सरकारी मीटिंग में जाके कहा हो, विधानसभा में कहा हो, किसी मुख्यमंत्री की मीटिंग में कहा हो, इसी जगह पे कहीं जाके कहा हो कि चंबल का पानी भीमदेवगढ़ के लिए लाया जाए, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट ला के दिखा दे, मैं उनकी बात मान लूँगा। अब फिर अचानक ये प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ? देखिए, हमारा 2022 के अंदर फाइनेंशियल सैंक्शन के बाद टेंडर लगा के कर देंगे। तो उस टेंडर के अंदर आपको मालूम है पूरे राजस्थान में 26,000 करोड़ के टेंडर बीएसआर रेट से 35% ऊपर आ गए और उसके बाद फाइनेंस ने उस पर रोक लगाई। पूरे अखबारों में बड़ा डिटेल में आया है और उसी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट भी था। राजस्थान के अंदर जो 48 प्रोजेक्ट रुके, उसके बाद मेरे कहने के बाद में वापस रीटेंडर हुए हैं और वो रीटेंडर भी अब उसकी टेक्निकल बिड खुल चुकी है। वो भी मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से हमारे सभी तमाम दर्शकों को, 3 कंपनीज ने क्वालिफाई कर लिया है। फाइनेंशियल बिड अब खुलने वाली है। फाइनेंशियल बिड खुलते ही वर्क ऑर्डर जारी होकर के मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। ये आज का स्टेटस है चंबल की प्रोजेक्ट। क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतें आप पूर्ण रूप से देख चुके हैं? मैं तो कई मर्तबा देख चुका हूँ। मतलब ये आप प्रशासन गाँव के संग और महंगाई राहत कैंप में, मेरे ख्याल में राजस्थान में मैं उन चुनिंदा विधायकों में होऊंगा जो तमाम कैंपों में गए हैं। इसके पहले प्रशासन गाँव के संग लगा, तब भी मैं तमाम कैंपों में गया। और एक पंचायत मेरी भीलवाड़ा में है, जेतगढ़, उसमें भी मैं गया हूँ।
तो मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। कोरोना में जैतगढ़ का एक वाकया सामने आया कि वहाँ बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने आपके लिए वोट की अपील की, उन्होंने क्या किया? अब हमारे मित्र हैं, अच्छा सोचते हैं हमारे लिए, पर ये बात भी पक्की है कि उनके भी कोई ऐसे काम होते हैं जिसमें उनको जनहित के काम है, तो मैंने भी इस कांग्रेस सरकार में उनको मदद करने में कसर ये राजनीतिक शुचिता का संदेश है। निश्चित तौर पे अगर हम लोग राज्य में हैं और भारतीय जनता पार्टी का अगर हमारा कोई पड़ोसी विधायक हमारे पास आए और हमारे ही लोगों के लिए काम की बात करें तो निश्चित तौर पे जॉइंटली जाना पड़ता है कभी कभी, और जनहित के मुद्दे उठाने में कभी कभार पूरा सदन भी एक मुद्दे पे एकमत होता है और वो मुद्दा उठता है और फिर वो काम होता है। जैसे 10 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक की बात हुई तो पूरे हाउस ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप 10 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक करो, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने पूरे हाउस की बात मानी। उसके अलावा जब एमएलए फंड, उसमें भी ये आया इशू की जो 10 करोड़ दिए उसमें एमएलए बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया कि वो तो हमारा ही पैसा जो काटा था कोरोना में वो वापस, उन्हीं का कोरोना के वक्त जो एमएलए के फंड में काटा वही पैसा वापस दिया। कौन कह रहा है ये बात? आप ये एमपी फंड के लिए कह सकते हो, एमएलए फंड कब काटा कोरोना में? हमारा तो कभी फंड कटा ही नहीं। हमको ये कहा था कि आप इस फंड को मेडिकल में खर्च करें। मेडिकल के लिए जो रिलीज किया था सभी, वो उसी की भरपाई मान बता। कैसे भरपाई मान रहे हैं? जब हमने फूड किट्स बांटे तो मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे एमएलए फंड से बांटे, तो वो कैसे भरपाई होगी? तो पैसा खर्च हुआ, वो 2.25 करोड़ रुपए वापस थोड़ी लिया सीएम से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री ने कोरोना जितनी बड़ी महामारी के बावजूद एक पैसे का एमएलए फंड वापस नहीं लिया। कौन सा एमएलए फंड लिया? ये विपक्ष का आरोप बिल्कुल गलत है, और कोई अगर ये आरोप लगा रहा है तो बहुत बचकाना है। बेहिसाब हम काम करा पा रहे हैं। 10 करोड़ की हमारी मिसिंग लिंक सड़कें हैं। इतना देने के बाद अगर आप मुख्यमंत्री की कमी निकालें तो ये तो राजनीतिक शुचिता नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा में मुख्य रूप से जो भीम मगरा क्षेत्र हैं, यहाँ की लंबे समय से एक शिक्षा को लेकर काफ़ी दिक्कत रही थी कि यहाँ के लोग ब्यावर जाते थे, बिलवाड़ा जाते थे। इसको लेकर आपने जो किस तरह से प्री प्लानिंग आपने काम किया? देखिए, जब मेरे को जनता ने कार्यभार सौंपा 2018 में, ईमानदारी से भीम में तो 3 या 4 डॉक्टर साइन करते थे अटेंडेंस रजिस्टर पे। मैंने उसकी कॉपी भी, फोटो भी खींची। और देवगढ़ में भी 2 या 3 डॉक्टर्स थे। बहुत बुरी पैथेटिक सिचुएशन में था, पैथेटिक। पीएचसीज की हालत खराब। सब सेंटर में एक भी सब सेंटर ऐसा नहीं था जिसमें पूर्णतया खुलता हो। 12 महीने हमने उसको सुधारा, धीरे धीरे करके डॉक्टर्स में विश्वास बनाया। डॉक्टर्स लाना कोई आसान बात नहीं था। देवगढ़ में हमारे डॉक्टर अनुराग जैसा इतना, उनको हम लेके आए यहाँ डॉक्टर सुरेश जी को लेके आए, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स को हम लेके आए। उनसे हमने रिक्वेस्ट करी और उनकी सबके पदस्थापन भीम और देवगढ़ की धरती पे कराए। आज हमारे पास भीम में 14-15 डॉक्टर हैं, देवगढ़ के 7-8-10 डॉक्टर्स हैं। हर पीएचसी पे हमारे डॉक्टर है, हर सब सेंटर पे हमारे नर्स है। कोई 2-3 जगह कहीं खाली होती है, हम पीछे लग के फिर वापस उसको भरवाते हैं। देवगढ़ के अस्पताल को 75 बेड किया, भीम के अस्पताल को आज 100 बेड करके, उसके बाद 50 बेड का एमसीएच और लेके आके आज वो उपजिला चिकित्सालय हो गया। 30 करोड़ की बिल्डिंग बनने जा रही है। देवगढ़ में बिल्डिंग बन रही है करोड़ों रुपए की। आप देखेंगे तो बेहिसाब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हुआ है हेल्थ में। एजुकेशन की जहाँ तक बात करें, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड फैमिली से आता था, मुझे महत्व ध्यान था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति दुनिया में हर जंग जीत सकता। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि हमारे यहाँ के नौजवानों के लिए फोकस्ड होकर के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स हों। पिछले 15 साल के शासनकाल में जितनी स्कूलें क्रमोन्नत हुई थी उससे कई गुना ज़्यादा करके हमने 80-90 स्कूलें क्रमोन्नत करा दी। ऐतिहासिक फिगर है। अब स्कूल्स के बाद में हमने कॉलेजेस के अंदर बहुत अच्छा काम किया। देवगढ़ कॉलेज को साइंस दिया। जो इतने सालों से हमारे बच्चे साइंस के लिए या तो हम उदयपुर जा रहे हैं या ब्यावर जा रहे थे, आज स्थिति ये है कि ब्यावर का बच्चा भीम आके पढ़ना चाह रहा है, क्योंकि हमारे पास साइंस में समान उतनी ही सीटें हैं, साइंस मैथ, साइंस बायो। उसके बाद हमसे पीजी मांगा इन्होंने, हमने पीजी इस बार मुख्यमंत्री जी से कह के भीम को पीजी कॉलेज का दर्जा दे दिया। देवगढ़ के अंदर पहले कॉमर्स दिया, फिर देवगढ़ के अंदर साइंस दिया। उसके अलावा आईटीआई लेके आए हम दोनों जगह, भीम में आईटीआई, देवगढ़ में आईटीआई, निर्माणाधीन है। गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के एनकरेज करने के लिए हमने भीम के अंदर एक कन्या महाविद्यालय हमने प्रपोज किया था, वो निर्माणाधीन है, चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हुआ है और माहौल बना है बच्चों के लिए। स्टेडियम्स का भरमार हो रही है। ये सब चीज़ें यूथ के लिए मुख्य रूप से जैसे अपन प्रशासनिक या न्यायिक दृष्टि से देखें, भीम देवगढ़ बहुत लंबा एरिया है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ हर मीटिंग में कि 150-200 किलोमीटर लंबा एरिया। इतना लंबा इलाका, और उस इतने लंबे इलाके के अंदर आप सोचो कि एक उप तहसीलों की कमी थी। दिवेर वाले लोग ब्यावर भीम आया करते थे, और ब्यावर के पास वाली जो पंचायतें हैं, बाहर शेखावास के लोग, वो भी भीम आया करते थे। दिवेर वालों को भी 60-70 किलोमीटर पड़ता, उनको भी 50-60 किलोमीटर पड़ता। मतलब बहुत सोचनीय विषय है कि हमने आज़ादी के 70-75 साल बाद इसके बारे में भी नहीं सोचा। वो दोनों उप तहसीलें भी बनी हैं। थाना नहीं था बाहर में, छोटा मोटा कोई इशू है तो यहाँ आना,
तो थाने की हमने वहाँ व्यवस्था करी है। हमारी प्लानिंग में है कि 7 पंचायत क्षेत्र में एक सीएचसी भी हम बनाएं। उस ऊपर की पंचायतों में छापली दिवेर बेल्ट में सीएचसी नहीं थी, हमने वहाँ छापली को सीएचसी बनाया क्या। और माननीय मुख्यमंत्री जी की मुझ पर बहुत कृपा रही। अशोक गहलोत जी का हम एहसान कभी जीवन में नहीं भूल सकते। उन्होंने जो मांगा वो दिया। कि मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे पास कोई मांग ऐसी नहीं रहेगी जिसको हम कहें कि मुख्यमंत्री ने हमारा ये काम नहीं। इसमें एक चर्चा ये भी आती है कि आपको टिकट तो सचिन पायलट ने दिया था और बाद में आप उस पाले में चले गए। टिकट कांग्रेस पार्टी देती है। सचिन पायलट उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो निश्चित तौर पे अध्यक्ष के तौर पे जो अध्यक्ष होता है उसी की भूमिका होती है टिकट देने में। पर मैंने मेरी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी निभाई है और जो सत्ता में मुख्यमंत्री जी ने काम किया था उनके कामों के कारण भीम और देवगढ़ में ऐतिहासिक काम हुए हैं। तो जो पूरे 4.5 साल मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा उसको हम भूल नहीं सकते। अभी आपने बताया कि आसीन जो विधायक को लेकर बीजेपी की ये बात आई, तो उस तरफ राजनीतिक सुचिता की बात हो रही है, इस तरफ हो रही है, तो फिर भीम में ये कंट्रोवर्सी क्यों? हरि सिंह जी और आपके मेरी तरफ से तो नहीं है। मैंने कभी ये तल्खी हमेशा जैसे पार्टी की प्लेटफॉर्म पे हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में हो, उसमें कहीं ना कहीं ये तल्खी देखी जाती है दोनों तरफ। देखिए, मेरे किसी भी एक बयान को आप ऐसा देखिए जिसमें उनको व्यक्तिगत तौर पे मैंने कभी टारगेट नहीं किया। मैं उनका फेलियर हमेशा एज अ एमएलए बोलता हूँ। एज अ विधायक वो फेल थे और मैं 100 बार बोलूँगा, क्योंकि उसका कारण है कि जिस विधानसभा क्षेत्र को मेरे को हैंडओवर किया गया 2018 में, उसकी जर्जर अवस्था कर दी जिस व्यक्ति ने, और उसको ठीक करने में हमारे को रात दिन प्रयास करने पड़ रहे हैं। और अशोक गहलोत जी का इतना वरदस्त होने के बावजूद हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में हालत ख़राब, सड़कें खराब, अस्पताल खराब, युवाओं की स्थिति खराब, गैंग वॉर की स्थिति, कानून व्यवस्था खराब, भूमाफियाओं का राज, वो जो सारी चीज़ों को सुधारना है। तो मैं राजनीतिक तौर पे तो निश्चित तौर पे इस बात को बताऊंगा ही कि क्या पहले हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैंने व्यक्तिगत तौर पे कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया कि कोई मैंने किसी तरह का चरित्र हनन किया हो उनका, या कोई मैंने उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत इस तरह का आरोप लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहते हैं गुंडागर्दी बढ़ गई, वो कहते हैं कि नहीं अभी गुंडागर्दी बढ़ी, पहले नहीं थी। आप देख लीजिए पहले कब कोबरा गैंग कब थी, आप चेक कर लीजिए। चले जाइए काछबली बेल्ट में और सब जगह पे। पहले शाम को 5 बजे आदमी भीम के बस स्टैंड पे खड़ा नहीं हो सकता था। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, भीम की जनता से पूछ लो आप। आज निर्भीक होकर कभी भी आप बैठ सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मारपीट हुई उस जमाने में, रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे है। अजय सोनी के साथ मारपीट किसने करी? नरेंद्र बागड़ी के साथ मारपीट किसने करी? क्या प्रमुख के साथ जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख का क्या हश्र किया गया? क्या नहीं हुआ? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ में धमका अभी पिछले साल भीम में जो कन्हैयालाल कांड के बाद जो हत्याकांड हुआ, उसको लेकर एक इशू बना था कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ था, और उस पूरे मुद्दे को ये देखा गया कि सुदर्शन सिंह के नुमाइंदे या उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से घटनाक्रम जो हुआ था उसमें 100% पुलिस का फेलियर है। जो तत्कालीन एसपी था उसका फेलियर था, उसके पास इंटेलिजेंस आउटपुट था। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि कन्हैयालाल जी का जब मर्डर हुआ उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें पुलिस को सब चीज़ों को चाक चौबंद करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या कानून व्यवस्था है। और जब एक रात पहले यहाँ पे थाने पे इतना बड़ा हंगामा हुआ तो उसके बाद में पुलिस ने क्या किया? क्यों एडवांस में प्लानिंग नहीं रखी? क्यों पर्याप्त जाब्ता नहीं रखा? किस तरह से इतने लोग इकट्ठे हुए? कौन लोग थे इकट्ठा करने वाले? ये तो प्रश्न तो मैं कर रहा हूँ। मेरे जो प्रश्न है उनके उत्तर नहीं है अभी तक। मैं कई बार इस बात को मीटिंग्स में पुलिस के अधिकारियों को बोल चुका हूँ। क्यों आपने लापरवाही रखी? क्यों अपनी पुलिस फोर्स को मरवाने के लिए छोड़ा? तब उस समय जो एसपी थे उनको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ की पुलिस फोर्स और जनता की दोनों की सुरक्षा हो। देवगढ़ में भी जो कांड हुआ था, पुजारी की हत्या हुई, उसमें भी आपका नाम उस पीड़ित परिवार की तरफ से भी लिया गया। देखिए, वो तो पॉलिटिक्स हुई पूरी तरह से। सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा कि इसी बहाने विधायक पे आरोप लगाए जाएं। जिस मामले का मेरा कोई लेना देना नहीं था उसमें ज़बरदस्ती मेरा नाम घसीटा गया। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि मेरे तरफ से कभी भी इस तरह की राजनीतिक शुचिता को, लाइन को क्रॉस करने का एक्शन नहीं हुआ। मैंने कभी, चाहे सांसद हो, चाहे हमारे पूर्व विधायक हों, चाहे हमारे पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उनके लिए मैंने कभी इस तरह का व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं करी, बिना सबूत, बिना सांसद के नाम के तो चल। ठीक है, वो अपना काम करती है, हम हमारा काम करते हैं। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह की नहीं करी कि सांसद इस हत्या के मामले में इन्वॉल्व है या ये उनके ज़मीन के ये विवाद है उसमें उन्होंने ये किया। तो अगर बदनाम करना चाहो तो उसके लिए कुछ भी बोल दो, उसके लिए कुछ भी कर दो, किसी चीज़ से कनेक्ट कर दो। आज चाहो तो आप मुख्यमंत्री को किसी से कनेक्ट कर दो, प्रधानमंत्री को किसी से कनेक्ट, बिना किसी बेस के, बिना किसी बातचीत। तो मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मुद्दों की लड़ाई लड़ो। हमारा डेवलपमेंट प्लान पे हमारा कोई फेलियर हो तो उठाओ,
अगर हमने कहीं लोगों की सुनवाई करने में कोई फेलियर हो तो उसमें उठाओ। 4.5 पौने 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से बेनिफिट लेने में अगर सुदर्शन सिंह नाकामयाब रह गया है वो बताओ। मतलब ओछी मानसिकता और छोटी बातें करना और इस तरह की बेतुकी बातें करना। मेरा मानना है कि धर्मलाइन जी भी आए, दीप्ति माहेश्वरी जी भी आई और दिया कुमारी जी भी आई। इतनी ज़रूरत कहाँ आ रही है? सांसद कभी आज तक नहीं बैठी कहीं सड़क पे नीचे, सिर्फ सुदर्शन सिंह को नीचा दिखाने के लिए सड़क पे बैठ गए। पूरा ट्रैक देख लो उनका 4 साल का, सड़क पे बैठे देखा कहीं आपने उनको? नहीं, वो तो क्या पुजारी के साथ फिर उसको न्याय ऐसे बहुत हत्याकांड हुए हैं राजसमंद में। किस किस हत्याकांड में सांसद आकर के इस तरह संघर्ष किया? इसलिए सब जनता सब देख रही है। एक ऐसे विधायक को जिसने कोशिश करी है कि मैं काम करूं और मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है, मेरा कोई भी काम राजनीति से प्रेरित नहीं किया। मैंने जितना कांग्रेस पार्टी के लोगों की जनहित की बातें को उठाया उतना ही भारतीय जनता पार्टी के भी गंभीर लोगों ने आकर के मुझे कहा कि ये काम ज़रूरी है, तो उस काम को मैंने किया है। भीम में प्रधान है, उन प्रधान की तरफ से भी काफ़ी बयानबाजी हुई कि उसमें उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके काम में अड़ंगा अड़ाया जा रहा है सुदर्शन जी की तरफ से। देखिए, काम करना आना चाहिए। काम करने वाले को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और सब अपने अपने तरीके से काम करने की क्षमता होनी चाहिए। मेरी क्षमता है, मेरी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं। भीम देवगढ़ की हमने काया पलट करी है, उनका अचीवमेंट गिना दे। देवगढ़ में है, देवगढ़ में बीजेपी के प्रधान है, वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन भीम के प्रधान की तरफ से बार बार आपके ऊपर आरोप भी लगा। क्या काम हो रहा है जो देवगढ़ में और भीम में नहीं हो रहा? भीम और देवगढ़ में समान काम हो रहा है। हम 650 करीब नरेगा की सीसी सड़कें लाए हैं, उसमें ज़्यादा भीम की। हमने प्रधान व्यक्तिगत कहता है मेरे को काम नहीं करने देते। नहीं, काम नहीं क्या कोई, उनको कोई हम आड़े थोड़ी खड़े होते हैं। वो आए, ज्ञान की भी जरूरत होती है। नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज नहीं होगी तो आपका कोई काम नहीं कर पाओगे। आपको अपने BDO से, अपने JTS से, अपने लोगों से काम करना नहीं आता। कितनी बार जन सुनवाई करी प्रधान ने? मैं आए दिन जन सुनवाई करता हूँ। मेरे ख्याल में अगर राजस्थान में किसी MLA की जन सुनवाई का रिकॉर्ड होगा तो हमारा होगा। उस दौरान प्रधान ने एक आरोप लगाया था कि किडनैप कर लिया था मेरा और वहाँ से ले गए। फिर बीजेपी के ऊपर बताया कि मेरे को जयपुर ले गए थे, तो उसमें कहीं आपका भी नाम चला था कि पहले ब्यावर ले गए हमें इस तरह से। तो वो बोले, मैंने उनको रोक नहीं रखा। उनको स्पष्ट करना चाहिए विद प्रूफ। मैं यही कह रहा हूँ, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। राजनीति में राजनीति करो, परंतु मुद्दों पे आधारित करो, इतना नीचे मत गिरो। मेरे खिलाफ एक भी ऐसा आरोप, एक भी ऐसा एलिगेशन जिसमें बेस हो, ये सब बेसलेस बातें हैं। आज मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, ढाणी जा रहा हूँ, जन सुनवाई कर रहा हूँ। हज़ारों की तादाद में लोग मुझे एप्लीकेशन देते हैं, मुझे कहते हैं कि साहब ये हैंडपम्प खुदवाना है, अभी के अभी कुआं खुदवाना है, तो PhD से टेंडर होगा तो 3 महीना लगेगा। तो मैं क्या कहूँगा कि 3 महीने बाद खुदवाऊँगा? मैं यही कहूँगा BDO को कि फटाफट पंचायत समिति फंड से सैंक्शन निकालो। अब पंचायत समिति फंड प्रधान के अधीन आता है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा प्रधान जन सुनवाई में आते ही नहीं है। कैंपों में प्रधान को आना चाहिए था। ये तो प्रशासन गाँवों के संग भी तो था। महंगाई राहत कैंप, अशोक गहलोत की तस्वीर से आपको परहेज हो सकता है, पर जिन हज़ारों वोटरों ने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको प्रधान बनाया, पंचायत समिति सदस्य बनाया, क्या उनको भी धोखा दोगे? अशोक गहलोत जी की फ़ोटो की तरफ आप मत देखना, उस जनता की तरफ देख लेना। अभी आपने गत दिनों राजसमंद में कांग्रेस की मीटिंग में भी आपने वहाँ के कार्यकर्ता को बधाई दी, आपने कांग्रेस के बबू सिंह को, कि आपने काफ़ी। मैंने इसलिए दी, उस दिन पार्टी की मीटिंग थी और जब बात हो रही थी कि चुनाव की तैयारी करने की और सबकी, तो ऐसे वर्कर्स की तो पीठ थपथपानी पड़ेगी जो बेहिचक होकर के, बेखौफ होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप किए, उनकी आलोचना किस बात के लिए हो? क्या अशोक गहलोत ने गलत कर दिया महंगाई राहत कैंप लगाकर? क्या गरीब आदमी के 500 रुपये में सिलेंडर देके गलत कर रहा है? वही बात भभूत सिंह बोल रहा था। तो जब उन्होंने अच्छी बात करी तो मेरे को उनकी पीठ थपथपानी थी। सुरेंद्र सिंह जी हमारे लिए आदरणीय है। हम कहीं पर भी इसमें लेट डाउन करने की पॉलिटिक्स नहीं है। मैं मेरे कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरे लीडर्स का हौसला बढ़ाना चाह रहा हूँ। और फौज तभी जीतती है जब उसका हौसला मजबूत होता है। जिले में अपने कांग्रेस की फौज कितनी मजबूत? जिले की परिस्थितियों में हरी सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। उनकी उम्र और तजुर्बे का अनुभव हमको मिलता है, और तजुर्बे का अनुभव मिलता है तो एज के कारण, जो उनकी एज इफेक्ट है उसके कारण, जो आप सोचते हो कि वो हमारे 40 साल के जवान के जैसे दौड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। पर तजुर्बेकार आदमी है, जानते हैं चीज़ों को, अनुभव है, कई राज देखे हैं उन्होंने। और जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि राजसमंद में, क्योंकि वहाँ विधायक नहीं होता है, वहाँ डेफिनेटली मोरल डाउन होता है वर्कर्स का। कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ विधायक नहीं है और दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी थोड़ी एनर्जी फूंकी जाए। कांग्रेस पार्टी में भी चुनाव हुए थे, नए जो पदाधिकारी बने हैं, उसमें ये देखा गया है कुछ ज़िले में, हालांकि वो आपके स्तर का मुद्दा नहीं है मैं ये कहूँ, लेकिन फिर भी ये नाराज़गी देखी गई पूरे ज़िले भर में कि कुछ पुराने कार्यकर्ता हैं
उनको इग्नोर किया गया पार्टी ने। कुछ कार्यकर्ताओं को दो दो जगह जिम्मेदारी दे दी है। जैसे राहुल गांधी एक पद एक की बात करते हैं, तो उसमें ये कंट्रोवर्सी स्थिति नहीं दिखी रास्ते में। देखिए, हमने भीम देवगढ़ में पूरा ध्यान रखा है कि ज़्यादातर लोगों को हम इस तरह से इस नियम के दायरे में ला सकें कि एक व्यक्ति एक पद। हो सकता है कि कुछ लोगों के संदर्भ में ऐसा कुछ हो गया हो, पर पार्टी के स्तर पे जिस तरह से हमारे प्रभारी अभी आए थे, सह प्रभारी, उनका आने का मकसद यही था कि संगठनात्मक रिव्यू हो, समीक्षा हो, और कोई अगर गैप रह गया है तो उसको गैप को फिलअप किया जाए। और संगठन चलता ही फीडबैक पे है, और ये बात सही है कि पिछले 1-1.5 साल से फीडबैक में थोड़ी सी संगठनात्मक लेवल पे, सीनियर लेवल के, प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के आने में संगठनात्मक लेवल पे थोड़ी कमी थी। तो उस कारण अगर कोई गैप रह गया होगा तो आने वाले दिनों में आपको निश्चित तौर पे दूर होता हुआ दिखेगा। सुदर्शन सिंह जी, अपना भीम विधानसभा हो या राजसमंद जिला हो, प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति काफ़ी कड़क देखते हैं। नहीं, देखिए, आप देख रहे हैं हर मीटिंग में मैं हमारी टीम के लिए तालियां बजवा रहा हूँ। आपने देखा होगा, मैं चाहे पब्लिक इन्वॉल्व नहीं भी हो रही होती है कई जगह, तो मैं कहता हूँ नहीं, जो लोग आपके लिए दौड़ भाग रहे हैं, जो लोग आपके लिए रात दिन बैठे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये गैप जो है पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच का वो कम हो। सुदर्शन सिंह जी और अधिकारियों के बीच में जो तल्खी हैं वो नहीं, देखिए, काम कराने को लेकर के तरीका थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जिसमें लगता है कि थोड़ी सी तल्खी दिखती होगी, पर मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, एक तो नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी बात कह कर के उसको ज़्यादा लंबा नहीं कैरी करता। अगर मेरी कोई नाराज़गी भी है तो मैं उसको दिल में नहीं रखता। हाँ, ये बात है कि गलत को गलत मैं तुरंत कहता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको थोड़ा मजबूती से कहता हूँ। तो लगता है कुछ हमारी बात कहने का तरीका आक्रामक हो सकता है। इसलिए होता है, एग्रेशन इसलिए होता है कि मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कोई काम नहीं होता। 75 साल देश आज़ाद हो गया और छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग धक्के खा रहे होते हैं। किसी विकलांग का विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बने। आज एक विकलांग कैंप में आया था, उसके लिए कह दिया कि साहब ये कलेक्टर साहब के यहाँ जाके अंगूठा लगाएगा तब जाकर के इसकी पेंशन शुरू होगी। इट वॉज नॉट डन। ये हो सकता था कि जिला कलेक्टर कभी भी इधर से दौरे पे जाए तो इतनी सदाशयता रखे कि उसके घर जाकर के या SD ऑफिस में बुला दे। मैं अरविंद पोसवाल का इसलिए कायल हूँ, वो भी तो एक कलेक्टर थे राजसमंद में। मैंने उनका बहुत आदर किया। मैं इसलिए कायल था कि जब हमारे यहाँ शहीद हुए तो अरविंद पोसवाल ने खुद ने एक दिन की तनख्वाह पूरे राजसमंद के जिला प्रशासन की लेकर के और दोनों शहीदों की विधवाओं को भिजवाए, और खुद आए थे वो लेकर के। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि ऑफिसर सामने जो काम कर रहा है वो किस तरह का है। ऐसा नहीं है। आप पूर्व कलेक्टर की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या अभी मौजूदा को लेकर मौजूदा कलेक्टर के कार्य से मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। उनको खुद को रिव्यू करना चाहिए। मैं हमेशा उनको ये एडवाइस भी करता रहा कि आप जिस तरह से काम कर रहे हो वो इंटरेस्ट लेके काम करो। वो किसी भी काम को करना ही नहीं चाहते। हर आदमी पीड़ित है राजसमंद में आज, चाहे उद्योगपति हों, वो छोटी छोटी लाइसेंसेज और परमिशंस के लिए धक्के खा रहे हैं, चाहे आम आदमी है वो धक्के खा रहा है। एक लाइसेंस की बात जैसे आई कि अपने कन्हैयालाल कांड को लेकर जो 2 युवक थे आपके विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने उस आतंकियों को पकड़वाया, उसके लिए आप मुख्यमंत्री तक से मिले, उस मुद्दे पे क्या हुआ? जब ये मेरी जानकारी में आया था, मैंने तुरंत त्वरित एक्शन लिया। आप सोचिए, तुरंत घंटों में ही मैं उनको लेके मुख्यमंत्री जी के पास गया, जबकि संभव नहीं होता इतनी जल्दी चीज़ों को करना। मुख्यमंत्री जी के 50 अपॉइंटमेंट्स रहते हैं पहले से, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मुझ पर कृपा रही है। उन्होंने बुलाया, बातचीत करी और पूरा उनको एश्योर किया था कि भाई हम लोग आपके लिए कोई ना कोई गुंजाइश ढूंढेंगे। आश्वासन ऐसा नहीं था कि हम नौकरी लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि नौकरियां आपको पता है कि एक सेट फॉर्मेट से लगती है। सरकार की नौकरियां कांड में जैसे उनके जो कन्हैयालाल के बेटे को तत्काल नौकरी मिल गई थी, और एक तरह से देखें तो उससे भी जो भयानक स्थिति यही थी कि उन आतंकियों को पकड़ाया, पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। कि वही बात आती है कि फिर मैं प्रशासन से क्यों नाराज़ हूँ। वो जो मुख्यमंत्री जी ने प्रोएक्टिव होकर अप्रोच ली, उसके लिए तो सारा राजस्थान उनका धन्यवाद देता है कि दोनों बेटों को नौकरियां देना, बड़ा अप्रोच लेना, वो मुख्यमंत्री जी का एक स्टेप था। पर जब इस मैटर में हुआ तो हम लोग जो नाराज़ हैं इस बात से कि तत्कालीन SP ने और वर्तमान कलेक्टर महोदय ने रिपोर्ट ही नेगेटिव भेज दी इन लोगों के खिलाफ। आप रिपोर्ट निकलवा लें RTI से, रिपोर्ट नेगेटिव है। और इसीलिए हमने कहा था कि नौकरी को लेकर के हम पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी के पास गए, तो पर CM तो पेपर से चलता है, नीचे से प्रशासनिक रिपोर्ट से चलेंगे। जो प्रशासनिक रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आएगी, मतलब आप पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं हो,
क्यों हमारे ज़िले में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, जिले लेवल का शीर्ष अधिकारी कोई भी काम के लिए पॉजिटिव माइंडेड क्यों नहीं है? हम हाँ क्यों नहीं करते, काम करने की इच्छा क्यों नहीं रखते? यही मेरी नाराज़गी है। अभी जैसे सांसद महोदय ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस मुद्दे पर तो सभी राजनेताओं को एकजुट होकर क्यों ना मिलना चाहिए। हमने भी करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने भी मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के, धर्मेंद्र राठौड़ जी ने और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और हमने पूरी कोशिश करी थी कि इनके लिए हम करें। आज भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रयास खत्म हो गए हैं। मैंने 22 तारीख को हमारे सीएमओ के ऑफिसर्स को भी कहा है, उस दिन मैंने सीएमओ के ऑफिसर्स से बात करी है कि भाई इनको आप नौकरी की तो प्रक्रिया चलाओ ही चलाओ, गन लाइसेंस क्यों नहीं मिल सकता इनको? ये मेरी बड़ी नाराज़गी है और मैं इसलिए जिला कलेक्टर से नाराज़ इसलिए हूँ कि आप गन लाइसेंस क्यों नहीं दे सकते। भी गत दिनों कलेक्टर साहब से मिले, वो खुल के ही कह रहे हैं दोनों युवक की, हमें कलेक्टर साहब ने मना कर दिया कि मेरे ऊपर दबाव है, मैं गन लाइसेंस। ये दबाव किस चीज़ का दबाव होगा? कलेक्टर लाइसेंस खुद देते हैं, किस बात का दबाव है? ये गुमराह करने का तरीका है, सरकार को बदनाम करने का तरीका है। आई टोटली कंडेम दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट बाय अ कलेक्टर। सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट, सरकार को बदनाम करने का प्रयास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको कौन कह रहा है? आप कलेक्टर हो, आपने एक दिन उसमें ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई। अगर अरविंद पोसवाल यहाँ कलेक्टर होता, मैं 100 बार बोल चुका हूँ, अरविंद पोसवाल यहाँ कलेक्टर होता तो 100% इनको लाइसेंस मिलता और घर जाके दे के आते। वो जैसा उनका स्वभाव था, घर जाके दे के आते और इनके यहाँ पे धक्के खा करके। और उस दिन जो कलेक्ट्रेट में अनटूवर्ड इंसिडेंस हुआ, वो इसी कारण हुआ, इनकी हठधर्मिता का नतीजा है वो। तो इनको सोचना चाहिए कि आज हमारे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर भी इस तरह की कोई बात आती है तो क्या हम गन लाइसेंस, क्या है गन लाइसेंस में? गन लाइसेंस में क्या है? एक सेफ्टी के लिए, एक सेफ्टी के लिए। अच्छा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो तो बताओ। आपने नौकरियों की जो रिपोर्ट बनाई उसमें नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी, चलो। अब गन लाइसेंस में तो मेरा ही मानना है कि चलो नौकरी तो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है, सरकार लेती है तो बहुत उनका धन्यवाद है, हम कोशिश में हैं, पर एटलीस्ट गन लाइसेंस शुड बी गिवन टू दोज यंग राजपूत बॉयज़। ये देखा जाता है कि भीम या अब तो जिले भर में भी कांग्रेस भगवा में होने लगी। क्यों? इसमें क्या है? भगवा हमारा नहीं है क्या? भगवा किसी की जागीर थोड़ी है। मैं बार बार कहता हूँ, जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, उसका भगवा पे उतना ही अधिकार है जो भगवा के नाम पे वोट मांगते हैं, उनसे ज़्यादा ही है उसका अधिकार। हम भगवा के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, क्योंकि भगवा आदमी जब हिंदू धर्म में पैदा होता है उसी दिन भगवा उसके अंदर समा जाता है, वो भगवा में समा जाता है। तो इसमें क्या है? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपनी बापोती बना रखा था भगवा को, हमने उस परंपरा को तोड़ा है। मैंने उस राजनीतिक पहले ये देखा जाता है कि कांग्रेस की उसकी दूरियाँ क्यों थी? वो तो कांग्रेस के पूर्व के नेता बताएं, मुझे कहीं इसमें आपत्ति नहीं लगी, मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ी। और ना मैं कहूँगा ईमानदारी से मेरे को कांग्रेस के किसी लीडर ने ना टोका ना रोका, कोई मना नहीं करता। ये तो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम कैसे धर्म का पालन कैसे करना चाहते हैं। आप दिन में 5 बार मंदिर जाना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप दिन में 1 बार जाना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप मन से याद करना चाहते हो भगवान को, आपके ऊपर है। इसमें तो एक आपके विधानसभा का बहुत अच्छा गांव है बोरवा शेखावास। उस गांव पंचायतों में मैंने देखा है कि एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद, एक ही घर में एक बेटा सलीम है तो मतलब वो चीज़ वो गाँव का है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह से जीवन जी रहे हैं लोग बाग, और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। मेरा मानना है कि धर्म को और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। धर्म राजनीति का पार्ट नहीं बनना चाहिए। राजनीति मुद्दों पे आधारित होनी चाहिए, पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ईमानदारी से राजनीति होनी चाहिए और विजन के साथ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आपके पॉलिटिक्स करने के कारण इलाके का कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए इलाके में। और धर्म जो है वो आपकी सहूलियत के हिसाब से, आप उसको जितना फॉलो करना चाहते हो उस हिसाब से है। तो इसीलिए लोगों के दिमाग में था कि कांग्रेस का लीडर कांग्रेस का नेता भगवा झंडा उठा ही नहीं सकता। उस मिथक को मैंने ख़त्म किया है, क्यों नहीं उठा सकता। और हमको ज़्यादा खुशी हुई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको ईमानदारी से, भारत का झंडा और भगवा झंडा, ये 2 झंडे उठाने में जितना मेरे को गौरव महसूस हुआ, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी झंडे में आपको गौरव महसूस नहीं होता। पार्टियों के झंडे उसके बाद में आते हैं, पार्टियों के झंडे उससे आगे नहीं आ सकते। ये बात सच्चाई है। भारत का झंडा सबसे पहले है। जिस धर्म में आप पैदा हुए, हिंदू धर्म में, उसका झंडा पहले है। ये कैसे छोड़ सकते हो? धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर, ये जो चीज़ें, हमने 36 कौमों को साथ लेके काम किया, 54 पंचायतों को साथ लेके काम किया, सभी धर्म जाति के लोगों को साथ लेके काम किया। और जब हमारा त्यौहार आया हिंदू धर्म का, तो हमने उसको पूरा जश्न के साथ मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसमें कहाँ दिक्कत है? मुसलमान मुसलमानों का त्यौहार मनाएंगे, हिंदू हिंदुओं का त्यौहार मनाएंगे। एक मुख्य रूप से अब मैं करना चाहूँगा, राजसमंद और कुंभलगढ़ विधानसभा है, वहाँ पे बीजेपी के
विधायक हैं, उनका ये आरोप है कि हर बार राजसमंद के जो डीएमएफटी का फंड है नाथद्वारा और भीम वाले ले गए। ये गलत है। कहाँ नाथद्वारा और भीम वाले ले गए? आप ये जो अभी डीएमएफटी का फंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको देख लीजिए आप। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले राजसमंद को 100-150 करोड़ रुपए दिया, सबको पता है। तो हमको तो तब नहीं दिया था। तो ये फंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे बराबर इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मौका, परिस्थिति, काम, गुण अवगुण के आधार पर किसके पास कितने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, किसके क्या काम पेंडिंग है। और फिर दूसरा, लीडर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये लीडर कितना क्वालिफाइड है, वो कैसे फंड ज़्यादा ला सकता है। क्वालिफाइड या राजनीतिकरण, क्वालिफाइड, पॉलिटिकली क्वालिफाइड कह सकते हैं हम। राजनीतिक चातुर्य की ज़रूरत होती है उसमें। ये एक ऐसी चीज़। सुरेंद्र सिंह जी तो मंत्री भी रहे हुए हैं, विधायक भी लगातार 30 सालों। सुरेंद्र सिंह जी के मन में जिस दिन होगी, जितने काम ले आएंगे, उनके मन में नहीं होगी, या तो उनके मन में नहीं होगी, उन्होंने सोचा नहीं होगा। बाकी राजनीतिक तौर पे बहुत मैच्योर है। मैं उनकी मैच्योरिटी की दाद देता हूँ कि वो बहुत मैच्योर है राजनीतिक तौर पे। उनकी मैच्योरिटी को लेकर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। अगले चुनाव को लेकर क्या मानस है आपका? उन्होंने कहीं नहीं, काम नहीं लेने की भी एक रणनीति होगी उनकी कि ज़्यादा काम आ गए तो सरकार का नाम हो जाएगा, और काम कम आएंगे तो कोस करके चुनाव जीत लेंगे। राजनीतिक तौर पे बहुत माहिर हैं। अभी मैंने गत दिनों गणेश सिंह जी परमार का इंटरव्यू लिया तो वो बता रहे हैं कि नहीं, पहले नहीं ला पाए, अब मैं ला रहा हूँ डीएमएफटी से। गणेश सिंह जी तो सीनियर लीडर हैं, पहले एमएलए रह चुके हैं और उनका अपना विजन है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जान के सुरेंद्र सिंह जी ने मांगा नहीं होगा, मांगा होता तो वो काम लाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अगले चुनाव में राजसमंद और कुंभलगढ़ को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी के तरफ से अगर हम देखें तो मजबूत से मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि राजसमंद की 4 सीटें हम जीतें। भीम से दावेदार फिर भीम से पार्टी अगर मौका देगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो आप तैयारी आपकी क्या है? मैं तो रोज़ तैयारी करने ही निकलता हूँ। सुबह 8 बजे निकलता हूँ, रात को 11 बजे घर जाता हूँ। अभी भी आज अपन इंटरव्यू कर रहे हैं तो 9 बज रही है। आपका इस राजनीति में आने के बाद शेड्यूल क्या रहा, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक? मैंने आपको जैसा कहा कि बहुत कठिन काम है राजनीति। सुबह 8 बजे से लेकर के आप देखिए तकरीबन 8-9 बजे तक मेरे को वापस मेरे ऑफिस में पहुंचते पहुंचते हो जाता है। और 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक कुछ लोग बाग, जो बचे हुए लोग बाग आते हैं, उनको और हमारे जो ऑफिस का जो कार्यक्रम होता है, काम होते हैं, उनका पूरा विभाजन करके रात को लेट नाइट डिले हो जाती है। तो एक तरह से देखें तो कम से कम 12 से 14 घंटा रोज़ाना आपको इसमें देना ही पड़ता है। तो राजनीति में कोई शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल वही जो जनता तय कर दे। जनता अगर तय कर दे कि इधर आना है तो उधर ही जाना है, और वो सब तय जनता ही करती है आपका। राजनीति में आने के बाद हालांकि 1-2 बार मैंने देखी तस्वीरें, आप वैष्णो देवी भी गए, बाहर भी गए। इसके अलावा कहीं ऐसा टूर रहा फैमिली टूर? हाँ, फैमिली टूर तो मैं साल में एक बार कोशिश करता हूँ कि परिवार के साथ कहीं ना कहीं जाऊँ, पर वहाँ भी राजनीति में आने के बाद उतना न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि झूठ बोलूँगा तो ये इंटरव्यू सुनने के बाद में घर पे बात हो जाएगी कि भाई आपने गलत बोल दिया। न्याय, जस्टिस नहीं कर पाते हैं। निश्चित तौर पे परिवार बढ़ जाता है, फिर परिवार 4 या 5 जनों का या 10 जनों का नहीं होता, फिर लाखों लोगों का परिवार हो जाता है। तो उस परिवार में जैसा काम होता है, जिस तरह की अपने को स्पेस मिलती है, उसके हिसाब से ही आप जा पाते हो, वरना उतना नहीं हो पाता। अदरवाइज़ तो मैं हमेशा कोशिश किया करता कि साल में 1-आध बार कहीं बाहर जाएं। राजनीति में आने के बाद में थोड़ा इसमें कमी आई है। रूटीन में जैसे आपके पत्नी को, परिवार को, पिताजी को, बच्चों को कितना टाइम दे पाते हैं रूटीन लाइफ में? रूटीन लाइफ में पिताजी से हर 2-3 दिन में बात हो जाती है। सुबह और शाम में कभी ना कभी उनसे सलाह मशवरा करके गाइडेंस उनकी बहुत ज़रूरी रहती है। तो वो मैं चर्चा ज़रूर करता हूँ कोई भी काम है। हालांकि उनका पूरा फ्रीडम है, कोई भी काम में हस्तक्षेप नहीं है, और पूरे इस समय में उन्होंने कहा कि अपने हिसाब से काम करो, क्योंकि फौजी व्यक्ति है, वो कहते हैं खुद ही करो, खुद ही सीखो। बट उनकी नॉलेज में डाल के कोई भी चीज़ की जानकारी, उनके काम की जानकारी कोशिश करता हूँ कि उनसे चर्चा कर लूँ। और पत्नी और बच्चों के साथ में संडे को या कोई ऐसा दिन होता है, संडे इन्वेरिएबली शायद मिल जाता है, और महीने में कोई 2-1 संडे तो ऐसे पूरे मिल जाते हैं कि जिसमें परिवार के साथ निकाल पाए। मेरी फैमिली पूरी जयपुर रहती है। बिटिया MBBS कर रही है, बेटा
BBA कर रहा है वहीं से, तो इसलिए वहाँ जाना हफ्ते में 1-2 दिन हो पाता है, उसमें मुलाकात हो पाती है अच्छी तरह से। और बाकी तो यहाँ क्षेत्र में ही है, मंडे टू फ्राइडे एक तरह से यहीं इलाके में निकलता है। और पिछले 2.5 महीने में तो हम लोगों ने इलाका छोड़ा ही नहीं है, सैटरडेज़ को भी कैंप हुए हैं। तो ये तो पिछला 2.5 महीना तो सबके लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था, इतने लोगों को काम करना। एक कांग्रेस पार्टी की अगर विधानसभा में आपकी बात करूं तो कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि पुराने कार्यकर्ता हैं उसमें कुछ नाराज़गी है क्योंकि आपने नई फौज तैयार कर दी है। नहीं देखिए, फौज तो कोई तैयार नहीं करी है, नए लोग ज़्यादा जुड़ गए। जो नौजवान लोग हैं एज के हिसाब से जुड़ते जाते हैं। पिताजी के साथ में पुराने सीनियर लोगों का काफ़ी उठ बैठ ज़्यादा थी। दूसरा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मूवमेंट्स हमारे फास्ट हो गए, इलाके में दौरे बहुत ज़्यादा हो गए। और पूरे 4.5 साल पहले का जो हमको विधानसभा क्षेत्र मिला था उसमें काम बहुत करना पड़ा, और जो एफर्ट हमको करना पड़ा उसके लिए प्रशासनिक लोगों से बातचीत करना, कोई भी काम को सैंक्शन करा के लेना, उसकी प्लानिंग करना, इतने हज़ारों करोड़ के काम लाना, स्वीकृतियाँ लाना, ये बहुत टफ काम है। तो पुराने कार्यकर्ता उसमें कुछ लोग अपने छूट जाते हैं कभी कभी बातचीत में, या पर ऐसा नहीं कह सकते कि इग्नोर हुए हैं। हर व्यक्ति जो हमारे पास आया, मेरे पास आया, उसको मैंने पूरा आदर देने की कोशिश की है। चाहे कॉमन आदमी, कोई भी किसी भी लेवल का कॉमन आदमी रहा है, उसको मैंने पूरा आदर दिया है, पूरा सम्मान दिया है, पूरी इज़्ज़त दे के मैंने पूरी कोशिश करी है कि उसका मैं काम करूं। और उसमें कभी कभार आपका वो काम आप बंदिशों के चक्कर में कर नहीं पाते हो। जैसे किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ मान लीजिए, या किसी कारण से कोई पुलिस में कोई मुकदमे हो गए, आपस में झगड़ लिया, आप उसके बीच में नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसा कोई मैटर हो तो बात अलग है। बाकी अदरवाइज़ कांग्रेस छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी की भी सभी तमाम लोगों के सीनियर लीडर्स के मैंने काम किए हैं। अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मेरे संपर्कों में हैं, और उनके मैंने वो काम किए हैं जो कि हमारे पूर्व विधायक महोदय ने कभी नहीं किए 15 साल में। सबसे बड़ी बात थी उनको इज़्ज़त देने की, उनको सम्मान देने की, उनको रिगार्ड देने की, और उनकी बात को सुनने की, और जनहित को लेके जो उनका एक्सपीरियंस था उसको हमने काम में लिया है। और उन लोगों की मुझ पर कृपा रही है। मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी 7 बार इस भारतीय जनता परिवार से विधायक रहे, फिर पिताजी 7 बार कांग्रेस परिवार से विधायक रहे। मुझे दोनों पार्टियों के साथ में न्याय करने के लिए ईश्वर ने 15वीं विधानसभा में भेजा। तो मैं सुनता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा गैप नहीं हो सकता, कहीं मिलने जुलने में कोई कमी रही होगी तो उसको और पूरी करेंगे। आपने जितने भी अपने विधानसभा में काम करवाए, क्या वो ज़मीनी स्तर पर आप पूर्ण रूप से भुना पाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पे काफ़ी जगह पे हम लोग काम में, ये डिपेंड करता है आपकी वहाँ की टीम के ऊपर। अगर उस पंचायत में, उस वार्ड में, उस बूथ पर आपका रेवेन्यू विलेज में आपके कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है, हम तो काम दे सकते हैं। उस काम को आखिरी आदमी तक पहुंचाने के लिए 10-20 जनों की फ़ौज होती है, वो बार बार उसको प्रोपगेट करते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि अशोक गहलोत जी का मैं दिन में 25 बार नाम लेता हूँ, हर मीटिंग में, हर सभा में, हर जगह पे। आपने ज़िले की मीटिंग में भी देखा होगा, शायद मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने 5-7 बार अशोक गहलोत जी के कामों को गिनाया। क्योंकि अगर हम हमारे मुख्यमंत्री का, हमारी सरकार का नहीं गिनाएंगे काम, तो वो बात अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाती। वही बात हमारे पंचायतों में और बूथ पे है, जहाँ हमारे वर्कर्स एक्टिव हैं और जहाँ बहुत जागरूक हैं, वहाँ निश्चित तौर पे बात लास्ट ग्रास रूट तक पहुँच गई है। और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में से भी लोग आते हैं, तो डेफिनेटली ग्रास रूट पे तो गई ये बात, तभी बाहर के विधानसभा क्षेत्रों से आती है कि भीमदेवगढ़ में ऐतिहासिक काम हो गया है। इन ऐतिहासिक काम में और पार्टी की मजबूती में क्या पिताजी से पुत्र आगे बढ़ गया? नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। और उनका मार्गदर्शन हमेशा रहता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी काम हुए हैं उसमें उनके मार्गदर्शन, उनकी गाइडेंस और उनकी नॉलेज के बगैर नहीं हो सकते थे। उनका बहुत मुझे मदद मिली है। हाँ, ये निश्चित तौर पे है कि मेरे में काम करने की भूख थोड़ी ज़्यादा है कि भाई ये भी और ले आऊँ, ये भी और ले आऊँ। मैं रात दिन इस प्रयास में ज़्यादा प्रयासरत रहता हूँ। उनका थोड़ा सा जस्टिफाइड अप्रोच रहता है कि भाई एक काम हो गया तो अब दूसरा काम अब अगले साल होना चाहिए। सीनियर लीडर्स की अलग वर्किंग, सीपी साहब की भी ऐसी वर्किंग है कि आपका एक काम हो गया, पर मेरे पास कोई आदमी आ गया तो मेरे से ना नहीं खा जाता। और ये मेरी कमज़ोरी है कि अगर कोई आ गया तो मैं चाहे कहीं से भी लाऊंगा, और फिर ईश्वर की कृपा है मुझ पे कि मुझे वो काम आ भी जाता है मेरे पास सैंक्शन होकर के। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किए थे। आज जो रिसोर्सेज है वो उससे मैनी फोल्ड बढ़ गए। पहले बजट होता था 1000 करोड़ का, मान लो, तो आज 2 लाख करोड़ का बजट होता है। तो इसलिए उस बात का भी असर है। पर उनके मैं ये नहीं मानता कि कभी आगे बढ़ने वाली तो बात ही नहीं हो सकती, पर ये निश्चित तौर पे है कि वो जो फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने काम करने का तरीका हमको बताया, उसकी मुझे बहुत मदद मिली है। पार्टी अगर आपको मौका देती है तो
कितने वोट से आप जीत पाएंगे, ये क्या आपको पार्टी अगर मौका देगी तो ऐतिहासिक विजय होगी। वोटों की मैं गिनती नहीं करता, और पूरे 4 साढ़े 4 साल में मैंने कोई भी काम किया उसमें कभी वोट को देख के काम नहीं किया। मैंने हर जगह कहा है लोगों को कि मैं लास्ट के 1 महीने जब आचार संहिता निकलने लगेगी उसके बाद वोट की बात करूंगा। उसके पहले मैंने कहीं पर भी जाके किसी भी मीटिंग में मुझे ये नहीं कहा, मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे समर्थक कह सकते हैं, पर मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये काम मैंने कर दिया, आप मुझे वोट देना, या भारतीय जनता पार्टी का आदमी मेरे पास काम कराने आया कि आपका काम तो कर रहा हूँ, मुझे वोट देना। मैंने हमेशा से ये प्रचार किया कि आपने ज़मीर से पूछ करके काम करना, आपने दिल से पूछ के काम करना। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, निष्ठा से काम कर रहा हूँ, लगन से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ पूरी। और जैसे मैं मेरे व्यापार में पूरी मेहनत से, लगन से काम कर रहा था, एक एक चीज़ मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का कहीं कोई, मेरे को डर ही नहीं है कि भाई हमको कहीं कोई फ़ाइट होएगी हमारी, या कोई हमसे कोई नेक टू नेक फ़ाइट होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है हम ऐतिहासिक जीतेंगे, क्योंकि जनता का बहुत सहयोग है हमारे साथ, आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और रात दिन हमने काम किया है, और लोग काम को समझते हैं, पहचानते हैं, और इतने अच्छे होते हुए काम को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुदर्शन सिंह जी। आपने देखा, पूरी राजनीतिक बात भी हुई, इनके विकास कार्य भी देखे हैं, व्यक्तिगत जीवन भी देखा, किस तरह से एक पूरे विधायक बनने के बाद में भीम विधानसभा में आपने काम करवाए, और भविष्य को लेकर भी आपने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि आने वाले चुनाव में वे फिर से दावेदार हैं। पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक वोट से वो जीतेंगे। इनके दावे, इनके काम जनता किस नज़रिए से देखती हैं, इनके विकास कार्य किस नज़रिए से देखती हैं, वो तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट के माध्यम से ही पता चलेगा। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे आने वाले समय में क्षेत्र के और भी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।